आपने अपने डीएफ में यह भरा है कि आपको फिल्में पसंद है और आपके पास में एक सवाल दिया जा रहा है। संघ लोक सेवा आयोग के इंटरव्यू बोर्ड के सामने में बैठे हैं और आपसे एक सवाल पूछा गया। वो सवाल है कि आजकल के सिनेमा के गानों में और सिनेमा के जितनी भी अभिव्यक्ति होती है उसमें गानों का, उसके स्क्रिप्ट का, उसके लय का, उसके थीम का और टाइटल का मूवी के साथ में, पिक्चर के साथ में, समाज के साथ में, समाज में जितने भी चिंतन चल रहे हैं उसके साथ में कहीं कोई तालमेल नहीं होता है। आप इसे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? आप सोचिए, अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, क्या बोलेंगे? और अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए कि क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं, तो भगवान की संकल्पना क्या है आपके लिए, ये पूरी दुनिया के लिए क्या हो सकती है जो सभी को मान्य हो पाए? इसी तरह का एक तीसरा सवाल जब आपसे पूछा जाएगा कि आप सिविल सेवा में इसलिए आ रहे हैं कि आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, पावर चाहिए और फेम भी चाहिए, आप कैसे इस बात से नकार सकते हैं? आपको लगता नहीं है कि सारे प्रश्न पूछकर, सुनकर आप चारों खाने कभी कभी चित्त भी हो सकते हैं? यह श्रृंखला, इस श्रृंखला का यह भाग इसी बात पर पूरी तरह से डिवोटेड है कि अगर आपसे कुछ कठिन सवाल पूछे जाते हैं, कुछ कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन कठिन प्रश्नों का आप जवाब कैसे देंगे, किस रूप में देंगे? प्रश्न कितने कठिन हो सकते हैं, कितने विविध प्रकार के हो सकते हैं और आप कैसे इनका जवाब दे सकते हैं? शुरुआत करते हैं इस बात से कि आपसे एक सवाल पूछा गया कि आपको पैसा चाहिए, पावर चाहिए या प्रसिद्धि चाहिए, और आप इस सेवा में इसलिए आ रहे हैं कि आपको पैसा, पावर और प्रसिद्धि तीनों चीज़ें चाहिए। आप इसे नकारिए। अब सामान्यतः जो विद्यार्थी होंगे ऐसे सवाल पूछकर वह एक तरह से हिंदी के भाषा में कहा है तो चारों खाने चित हो जाएंगे, लेकिन वास्तविक रूप में आपको चारों खाने चित होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस स्थान पर अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करेंगे तो आपको मालूम भी चल पाएगा। और इसका सबसे संतुलित जवाब क्या होगा कि पैसा हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। पैसे का महत्व मेरे लिए इतना ही है कि पैसा हमें स्वतंत्रता दे सके। स्वतंत्रता के लिए और गरिमा के लिए कि आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़े, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पैसा उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन पैसा अगर मेरी अस्मिता को प्रतिनिधित्व करता है तो इससे शर्मनाक बात भी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। दूसरी बात, पावर की। पावर आपको तब तक चाहिए जब तक कि आपको गलत काम नहीं करना है। नहीं तो दुनिया से अगर सारे काम कराने हैं तो उसके लिए पावर नहीं, प्रेम ही काफ़ी है और संबंध ही काफ़ी है, आपकी सामाजिक पूंजी ही काफ़ी है। उसके लिए किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, यह सेवा देता है तो यह तो सेवा की विशेषता है, सिविल सेवा की विशेषता है कि आपको पावर की तरफ में एक्सेस देता है, उसकी तरफ में आपको रास्ता देता है, लेकिन बस इतनी ही बात चली आती है। फेम का अर्थ हो जाता है कि आपको कितने लोग जानते हैं। अगर आप अच्छा काम करेंगे तब भी लोग जानेंगे, बुरा काम करेंगे तो भी लोग जानेंगे। और अगर सोशल मीडिया की बात कहें तो उन लोगों को भी लोग जानते हैं जो बहुत बेतरतीब ढंग से बहुत सी बातें बताते हैं, सिखाते भी हैं और गुमराह भी करते हैं, उन्हें भी प्रसिद्धि प्राप्त है। लेकिन प्रसिद्धि में और रेस्पेक्टेबिलिटी में, फेम और रेस्पेक्टेबिलिटी में कोई अंतर होता है। अगर हमें चुनने को दिया जाए तो हम हमेशा रेस्पेक्टेबिलिटी ही चुनेंगे, पॉपुलैरिटी उतनी अधिक मात्रा में नहीं चुनेंगे। ये सेवा का अर्थ है कि यह सेवा है, यह मेरे लिए जॉब नहीं है, यह सेवा है। और चूंकि हम लोग इस सेवा में जा रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो भी चीज़ें चली हैं देश के संदर्भ में, अगर कोई प्यार करे तो प्रसिद्धि होती है, अगर इससे सैलरी मिलती है तो जाहिर है वो हमारे लिए स्वतंत्रता होती है। और यह पावर कुछ हद तक तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि उसके बगैर इस स्थान पर प्रशासनिक कार्य संभव नहीं हो पाते हैं। यह एक तरह का संतुलित उत्तर होता है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न हो सकता है कि क्या ईश्वर में विश्वास रखते हैं? क्या ईश्वर जो शब्द गॉड है अंग्रेजी क्या वह पर्याय है? और
क्या अंतर है देव में, देवता में, ईश्वर में और भगवान में? इन चारों में अंतर क्या होता है? तो जब आप ऐसी बात, जब आपके पास में ऐसे प्रश्न आएंगे फिर से, तो आप हो सकता है कुछ कुछ विद्यार्थी इसमें हिलडुल भी जाएं, लेकिन यह भी आसान है। देखिए, भगवान की संकल्पना है कि जो आपके लिए किसी मुसीबत में, किसी क्षण पर अगर आपके लिए मदद बनकर खड़ा है और आपको इतनी सहायता मिले, उससे इतना बल मिले कि आप एक समस्या की घड़ी को पार कर जाइए, तो वह भगवान है। वो हो सकता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हो और आप गलतियां करने जा रहे हो और आपका छोटा सा कुत्ता आपके सामने आए, आपको इतना खुश कर दे कि आप बिल्कुल अपने आप को संयोजित कर पाते हैं। उस समय के लिए वही भगवान हो जाता है। आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने में हैं, आपके सामने 4 प्रबुद्ध लोग हैं और वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। उस दिन के लिए, उस क्षण के लिए, उस आधे घंटे के लिए वही आपके भगवान हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं से आपको मदद लेनी है। भगवान वह होता है जो आपके बारे में बुरा नहीं सोचता है। इंटरव्यू बोर्ड का जो उद्देश्य है वह क्या करता है? वह आपका उद्देश्य, उसका उद्देश्य होता है कि सबसे अच्छे विद्यार्थी को लेना। यह उसका उद्देश्य होता है और यही कार्य वो करना भी चाहता है। दूसरा, कि अगर इस पूरे पहलू को हम लोग दूसरे रूप में लेते हैं, तो वह कुत्ता आपके लिए भगवान कैसे है? क्यों? क्योंकि उसने आपकी मदद की, स्ट्रेस में निपटने के लिए मदद की। उसी तरह से आपकी माँ भगवान होती है, क्योंकि हर क्षण, हर समस्या में, हर पल में आपकी मदद को वो हमेशा तैयार रहती है। वह भगवान है। इसीलिए आप हमसे हमेशा कहते हैं माँ ईश्वर का स्वरूप होती है, माँ भगवान का स्वरूप होती है। कोई भी अगर आपसे प्रेम में रहता है, आपसे प्रेम करता है, वो लड़का हो या लड़की हो, तो जो व्यक्ति प्रेम में रहता है, लड़की हो या लड़का हो, वो आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोचता है, आपके बारे में हमेशा भला ही सोचेगा। अगर आप मुसीबत में हैं तो आपको निकालने की सोचेगा, अगर आप अच्छा हैं तो आपके अच्छे की ओर कामना करेगा। वही तो भगवान का कार्य हो जाता है। और अगर आपको पेड़, पौधे, वृक्ष आपको सुकून देते हैं, आपको शांति देते हैं, आपके मन को ठंडा रखने का काम करते हैं, वो भगवान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हर कण में भगवान का निवास होता है। लेकिन यह अंग्रेजी के जो शब्द है गॉड, उसके यह इक्विवेलेंट नहीं है, उसके यह पर्याय नहीं है। इसलिए कि गॉड का उस स्थान पर जो अर्थ हो जाता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। यह जो हिंदी शब्द है, संस्कृत शब्द भगवान है, इसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे यह उसी तरह की स्थिति है जैसे वर्ण व्यवस्था जो मनुस्मृति में दिया था, या फिर जो जाति व्यवस्था जिसको कि ब्रिटिश लोगों ने लागू किया, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मनु ने कभी भी जाति व्यवस्था के बारे में बात नहीं की और हिंदुइज्म में कभी भी जातिवाद रहा ही नहीं, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय पर नहीं रहा। तो भगवान और गॉड एक ऐसे नहीं होते हैं। गॉड के लिए उनका अर्थ बिल्कुल अलग होता है और वह इक्विवेलेंट नहीं हो सकता है। रिलीजन और धर्म का भी एक शब्द नहीं होता है, वह इक्विवेलेंट नहीं होता है। अब जो अंतर होता है देव, देवता, ईश्वर और भगवान में, देव कौन होता है? जो देव तुल्य हो आपके लिए, वह ऐसा हो कि उसकी गरिमा, उसकी आभा, उसका प्रियदर्शन, मोहन स्वरूप, जिसे कहते हैं बहुत हैंडसम लगे, वह देव है। देवता आपके लिए वह है जो कि आप नुकसान भी किसी का करें, लेकिन तब भी वह उसे मुस्कुरा कर झेल ले और आपको अपनी गलतियों का एहसास दिलाए, वह आपके लिए देवता हो जाता है। देवता वह होता है जिसको कि आप समझ सके कि वो आपसे कहीं श्रेष्ठ है। वह हो सकता है एक मनुष्य भी हो सकता है वह एक मूर्ति भी हो, डेटी भी हो, लेकिन फिर डेटी देवता का बिल्कुल हिस्सा नहीं होता है। और ईश्वर जो पूरे दृश्य को संचालित करता, पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है, एक अदृश्य शक्ति जिसकी वजह से, जिसके इरादों से पूरी दुनिया चलती है, जिसके शक्ति का सम्मोहन पूरी दुनिया में परचम लहराता है, वह ईश्वर होता है। वह ईश्वर होता है जिसकी कल्पना में आप अपने आप को समर्पित कर सकते हैं और वह बिल्कुल अदृश्य होकर आपकी मदद करने की कोशिश करता है। यह एक डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसका यह आंसर हो सकता है। इसी तरह के अन्य सारे भी प्रश्न हो सकते हैं कि आप कैसे कैसे उनका उत्तर भी दे पाइए। जैसे एक प्रश्न हो सकता है कि आपके पास में एक परिस्थिति आती है, आप सिविल सेवा में हैं, आप एक IAS अधिकारी हैं और आपके साथ एक परिस्थिति होती है। वो परिस्थिति है कि आप बहुत ही हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में हैं और आपके जो सबॉर्डिनेट हैं, हॉस्टाइल इन्वायरमेंट मतलब कि आपके आसपास का पर्यावरण बेहतर नहीं है
और आपके जितने भी सबॉर्डिनेट हैं वह आपको सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यह एक डिफ़िकल्ट प्रश्न होता है। उसी तरह का एक डिफ़िकल्ट प्रश्न होता है कि आपसे पूछा जाए कि 6 शब्द बताइए जो आपको बता सके, आपको परिभाषित कर सकें। या फिर एक ऐसा प्रश्न है कि आप एक ऐसी कोई घटना बताइए जो प्रूव करती है कि आप में प्रशासनिक क्षमताएं हैं, जो कि आप में प्रशासनिक गुण हैं। आप एक ऐसी घटना बता सकते हैं। या वो ऐसा पूछ सकते हैं कि आप एक ऐसी बात बताइए जिससे कि हमें पता चल पाए कि हम आपको ले भी पाएँ। अब एक और भी प्रश्न का उत्तर लेते हैं। ये ऐसे कुछ प्रश्न होते हैं जहाँ पर की समस्या आती है, और ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन होते हैं। अब आप एक उदाहरण लीजिए। आप एक कलेक्टर हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, आप एक कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और उस स्थान पर आपके प्रदेश के एक वरिष्ठ एमएलए आए। अब जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आए, मतलब कि उस स्थान के जो एमएलए आए, तो क्या उन्हें देखकर आपको खड़े हो जाना चाहिए या बैठे ही रहना चाहिए? अब इस स्थिति में आपके पास में हिंट सारे दिए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप कलेक्टर हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आप जब देंगे तो आप इसको 3-4 भागों में बांट देंगे। मतलब कि प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो कलेक्टर है, वो हमारे ऑफिस में है, उनका अभिवादन करेंगे, उन्हें ग्रीट करेंगे और अभिवादन करके उन्हें बुलाएंगे इस स्थान पर, और हमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा पद कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, वह एडमिनिस्ट्रेशन से निर्मित है, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा संचालित किया हुआ है, इसकी आवश्यकता नहीं है। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि उस समय इलेक्शन चल रहा हो और इलेक्शन कमिश्नर ने हमें नियुक्त किया है, तो बिल्कुल ही उस स्थान पर खड़े होने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई भी हो। क्यों? क्योंकि आप पूरे देश की जनता का अभिव्यक्त करते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन शिष्टाचारवश अगर बात आती है तो हमें खड़े होना चाहिए। कोई भी अतिथि अगर आता है हमारे पास में तो हमें खड़े होना चाहिए। शिष्टाचारवश दूसरी बात आती है कि अगर उस स्थान पर जो एमएलए हैं हमसे उम्र में बड़े हैं तो हमें फिर भी खड़े होना चाहिए उस पूरे पहलू पर। तो खड़े होने की बात आएगी कि अगर हमारे पास में इस तरह की संभावनाएं रहेंगी कि वह हमसे व्यक्तिगत रूप में मिलने आए हैं या वह हमसे किसी ऑफिशियल कार्य से आए हैं, यह निर्धारित करेगा कि हमें खड़े होना चाहिए या नहीं। ये कुछ ट्रिकी सवाल है जिसमें कि कभी कभी स्टूडेंट्स फंस सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि ऐसे कुछ हम लोग ऐसे सवालों को जवाब लें जहाँ पर कि आपको समस्या आ सकती है। एक और सवाल हो सकता है इस रूप में कि जितने भी लोग हैं जो सोशल साइंसेस बैकग्राउंड के होते हैं वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, और ऐसे जितने भी लोग हैं जो कि सोशल साइंसेस बैकग्राउंड के नहीं हैं वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनते हैं। आपका इस पूरे बात पर क्या कहना है? तो आप जब बात बताएंगे कि क्या कहना है तो हो सकता है आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, सोशल साइंस के स्टूडेंट से बेहतर रूप से सोच पाते हैं, एनालिटिकल रूप से सोच पाते हैं। या अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट्स हों तो आपको बताना पड़ेगा कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी सोच पाते हैं। तब वो आपके ऊपर प्रत्युत्तर में जवाब दे सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं कि आप तो सोशल साइंसेस से हैं, फिर आप इंजीनियरिंग की हिमाकत कैसे कर सकते हैं, और आपने इंजीनियरिंग के बारे में बात की तो फिर आपको क्यों लिया जाए। तो इसका एक क्वेश्चन प्रत्युत्तर हो सकता है। इससे बहुत सारी कड़ियाँ बन सकती हैं, बहुत सारी इससे ट्रेल बन सकते हैं, और यह ट्रेल हमेशा आपके लिए हमेशा मददगार साबित हो सकते हैं या नहीं। यही इस बात पर निर्भर करता है कि आप उस तरह से कितनी बातों को सम्मिलित कर सकते हैं। अब एक सवाल और भी आपसे पूछा सकता है कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे नए बैट्समैन उभर कर आए हैं। अब जैसे उदाहरण के रूप में आप ले सकते हैं कि हो सकता है उन्होंने यह मान लिया कि आपको क्रिकेट में लगाव है, क्रिकेट से लगाव है, और उन्होंने एक सवाल पूछा जिसमें कि आपकी पसंद है और दूसरा लॉजिक है। ये सारी बातें एक साथ सम्मिलित चली आती हैं। अब वो अगर बात करते हैं कि भारत में जो 3 बैट्समैन हुए हैं जो सबसे अच्छे बैट्समैन हुए हैं, गावस्कर, तेंदुलकर और अभी विराट कोहली, इन तीनों में आपको सबसे अधिक पसंद कौन है? अब अगर ऐसे सवाल आते हैं और आप हो सकता है विराट कोहली के फ़ैन हो, आपने सचिन तेंदुलकर को भी कभी खेलते हुए देखा हो, और आपने गावस्कर के बारे में बहुत कुछ सुना है, तो जाहिर है इस पूरे पहलू पर आप गावस्कर को स्किप कर सकते हैं। लेकिन यही संतुलन होता है, यही काम नहीं करना होता है।
और आप ऐसे कैसे ये काम नहीं कर सकते हैं? आप उदाहरण लीजिए कि अगर आप बताएंगे कि तीनों अलग अलग एरा में था, अब इस स्थान पर आपको अपने नॉलेज का उपयोग करना पड़ेगा। तीनों अलग अलग एरा के बैट्समैन हुआ करते थे, तीनों अलग अलग युग के बैट्समैन हुआ करते थे, और तीनों का युग अलग था। एक ओपनिंग बैट्समैन था, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन था, एक है जो सभी गेम में अडाप्टेड है, और एक है जो कि पूरी तरह से ऑरा पर चलता था। अब पसंद की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो पसंद मेरी पसंद है वह विराट कोहली है। क्यों? पसंद के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। और अगर ऐसा कहा जाए, एक शब्द नहीं आपने उत्तर दिया, पसंद के पीछे कोई लॉजिक, कोई तर्क नहीं होता है। आपको पसंद है तो पसंद है, आप किसी को पसंद करते हैं तो पसंद करते हैं, इसके पीछे में आप कारणत्व की खोज नहीं करते हैं, कारणों को नहीं बताने की कोशिश करते हैं। और अब बात आती है कि कौन बेहतर है, तो बोले कि इस आकलन को हम लोग इतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह परिस्थिति पर निर्भर करता है, यह फॉर्म पर निर्भर करता है, यह बैट्समैन के युग पर निर्भर करता है, यह ऑपोजिशन पर निर्भर करता है। और ऑपोजिशन के बारे में हम लोग बात करें तो 1970-71 के समय में जो गावस्कर के साथ ऑपोजिशन मिला, जो गावस्कर को बॉलिंग फेस करनी पड़ी, और जिस रूप में फेस करनी पड़ी, जिस देश के लिए फेस करनी पड़ी, और जिस क्रम में फेस करनी पड़ी, वैसा किसी ने फेस नहीं किया है। उस दृष्टि से गावस्कर सबसे अच्छे बैट्समैन हैं, और गावस्कर अपनी गेंदों को बिल्कुल अपने शरीर के बिल्कुल निकट में खेलते हैं, इसलिए सबसे अच्छे हैं। सचिन तेंदुलकर थोड़े डेवास्टेटिंग थे, डेवास्टेटिंग मतलब स्ट्रोक प्लेयर थे, वो गावस्कर की तरह इनिंग्स बिल्डर नहीं थे। और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इतना बेहतर है कि कोई भी बैट्समैन के साथ में कंपैरिजन आसानी से नहीं कर सकता। जिस बैट्समैन ने 100 सेंचुरी बनाई हो, उसके बारे में रिकॉर्ड ही उसकी बात करता है, कोई और कर ही नहीं सकता है। विराट कोहली सबसे डाइवर्सिफाइड बैट्समैन है। क्यों? क्योंकि वो T20 हो, या फिर वनडे हो, या फिर टेस्ट हो, उन चारों में उन्होंने बहुत अच्छा अडेप्टेशन किया है। वो बहुत ही फिट बैट्समैन है, और वह मानसिक रूप से भी बिल्कुल बहुत संतुलित हैं। वह कैप्टन भी अच्छे हैं, प्लेयर भी अच्छे हैं, अपने आप को अपने फिटनेस पर भी उतना ध्यान देते हैं, और साथ ही साथ विपरीत परिस्थितियों में भी वो अच्छा खासा काम करते हैं। उनके ऐसा चेजर कोई नहीं है, उनके अच्छा सेंचुरी बनाने की फ्रिक्वेंसी किसी की नहीं है, और जाहिर है वह इस समय भारतीय टीम के साथ में है, जो भारतीय टीम अभी तक की सबसे बेहतर टीम रही है। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कितना बेहतर हो सकता है, कितना संतुलित हो सकता है, क्योंकि उस स्थान पर आपको अपने संतुलन का दृष्टिकोण ही उस स्थान पर प्रस्तुत भी करना होता है। अब एक उदाहरण आप ले सकते हैं, और भी एक, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप खुश भी होंगे, और आप ये भी समझेंगे कि हाँ, अब आपको ट्रैप किया जा रहा है। हो सकता है आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आपको, जैसे हिंदी भाषी छात्र कहते हैं कि धोबिया पाट मार कर, मतलब कि कुश्ती में एक धोबिया पाटों से मार कर आपको चारों खंडित भी किया जा रहा है। आपने जैसे भी कहा कि हाँ आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो जाहिर है वो बात चली आती है, आप इंटेलिजेंट हैं। दूसरी बात चली आती है, इससे संबंधित है, और वो क्या बात चली आती है कि इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि दिन पर दिन उत्पन्न होने वाली जितनी परिस्थितियां हैं, वो सारी की सारी परिस्थितियों को से निपटने के लिए हम लोग अपने दिमाग का कितनी संतुलित रूप से, कितने लॉजिकल ढंग से उपयोग कर पाते हैं कि हम लोग अपना कॉमन सेंस भी बरकरार रखें, हम लोग कुछ चीज़ों को समझ भी पाएँ, कुछ चीज़ों का प्रेक्षण भी कर पाएँ, कुछ चीज़ों को देख भी पाएँ। यह इंटेलिजेंस होता है। और उस दृष्टि से हमें तो नहीं पता, लेकिन आप बोर्ड के मेंबर हैं, आप इस बात का जजमेंट कर सकते हैं कि वास्तविक रूप में हम में या मुझ में इंटेलिजेंस है या नहीं है। वास्तविक दृष्टि से इस इतनी कठिन परीक्षा में प्रीलिम्स जिसने क्वालिफाई किया हो, मेंस जिसने क्वालिफाई किया हो, दुनिया उसे इंटेलिजेंट ही कहती है। हो सकता हो, मेरे लिए बिल्कुल संयोग की बात है, लेकिन अगर इंटरव्यू में भी हो जाता है, जो कि आप निर्धारित करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं रह जाएगा कि हम में कोई इंटेलिजेंट नहीं कहेगा। तब उनका एक दूसरा सवाल आएगा, और दूसरा सवाल है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति और जीनियस में क्या अंतर हो सकता है, और कौन इंटेलिजेंट होता है, कौन जीनियस होता है। अब आप कहेंगे जीनियस चूंकि बहुत ज्ञान होता है, जीनियस के पास ज्ञान नहीं होता है,
वो ज्ञान अर्जित कर लेता है। उस ज्ञान अर्जित करने की उसके पास में क्षमता होती है, विशेषता होती है। ऐसा नहीं है कि उसके पास बहुत ज्ञान होता है और वह ज्ञान को बढ़ाने का काम करता है। जीनियस व्यक्ति और इंटेलिजेंट के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो होता है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति उस टारगेट को हिट करता है जितनी अच्छी तरह से कोई हिट नहीं कर पाएगा, और जीनियस है उस टारगेट को देख पाता है और हिट भी कर पाता है जिसे कोई देख भी नहीं पाता है। यह एक मौलिक अंतर हुआ। जीनियस की ऑब्जर्वेशन शक्ति बहुत ही अच्छी होती है, इंटेलिजेंस से कहीं कहीं रिक होती है। जीनियस पैशनेट होते हैं, जीनियस थोड़े से पागल किस्म के होते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमेशा अपने सुख, अपने पैशन के ऊपर सबसे अधिक ध्यान देते हैं। इंटेलिजेंट थोड़ा संतुलित भी हो सकता है, लेकिन जीनियस संतुलित नहीं होता है। संतुलित होता तो वह कार्य भी नहीं करता। और जीनियस की परिभाषा सिर्फ पढ़ाई लिखाई में नहीं होती है, जीनियस खेल में भी होते हैं। अगर कोई बैट्समैन है क्रिकेट में, अगर कोई बैट्समैन ऐसा शॉट खेल पाता है जो कि सभी को अचंभित कर दे कि अरे कैसे खेला गया, तो वह जीनियस है। एबी डिविलियर्स क्रिकेट में जीनियस ही हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे शॉट खेल सकते थे, यह खेला उन्होंने जितना किसी ने भी नहीं खेला हो। तो जीनियस की यह परिभाषा चली आती है। फिर अगर आपके पास में ऐसा प्रश्न आता है या प्रश्न पूछा जाता है कि आप कुछ फिल्मों का आपने देखा होगा, अगर फिल्म आपके पास में आपने शौक दिया है या दिया उस रूप में देखा है तो उसमें सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, मृणाल सेन, नदूर गोपाल कृष्णन, जी अरविंदन, बीवी कारांथे, गिरीश कर्नाड, श्याम बेनेगल, अनुराग कश्यप, अनुराग बासु, राजकुमार हिरानी, विनोद चोपड़ा, शीला संजय लीला भंसाली, सभी की फिल्मों के बारे में यूनिक क्या है? तो अगर आपने अपने फिल्मों से संबंधित अपने शौक दिए हैं, हॉबी दिए हैं, तो यह प्रश्न आपके लिए, जिसको नहीं कहते बोल्ड फ्रॉम द ब्लू आएगा, कितने लोगों के बीच में अंतर संबंधों को स्थापित किया जाए, और ऐसा हो भी सकता है। तो ये कठिन प्रश्न होते हैं। फिर उसी तरह से कुछ ऐसे कठिन प्रश्न और भी हो सकते हैं, जैसे कि एक कठिन प्रश्न हो सकता है जो कि आपको पूरी तरह से ट्रैप करने का काम करे कि पश्चिमी देश हमेशा भारतीय फिल्मों की तरह या वो ऐसे कुछ न कुछ नैरेटिव तैयार करते रहते, कुछ ऐसे परसेप्शन तैयार करते रहते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सूट करे, जिसके सहारे वह भारत के ऊपर में राज कर सकें, उनकी मानसिकता के ऊपर में राज कर सकें। आपको क्या लगता है कि ऐसे नैरेटिव तैयार होते हैं, और हैं तो किस तरह के हैं? अब आप इस तरह के नैरेटिव के बारे में बातचीत करेंगे तो आप समझेंगे कि ऐसे जो नैरेटिव होते हैं जितने भी, कौन कौन से नैरेटिव हैं। अब एक छोटा सा इसी तरह का नैरेटिव हुआ, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर कि हिस्ट्री के बदलाव, हिस्ट्री में क्या क्या बदलाव उन्होंने किए हैं और क्या सोच कर किया है। तो भारतीय इतिहास को उन्होंने पूरी तरह से इसका हनन कर दिया पूरी तरह से, और क्या उद्देश्य होगा? उन्होंने एक नैरेटिव तैयार किया कि यहाँ पर मुगल रूल ही सबसे बेहतर था और 1500 भारत के 1600 साल के इतिहास को खा गए। इतना ही नहीं, भारत का इतिहास का प्रारंभ होता है वो 75,000 वर्ष पहले से होता है, और वो क्या करते हैं, वह बताते हैं कि नहीं, ये 5000 वर्षों से ही होता है। उस पूरे 5000 वर्ष में रामायण और महाभारत के बारे में अगर कोई बात की तो ये नहीं, वो तो मिथिकल था, मिथक था, वो एक नैरेटिव है। इस नैरेटिव का उद्देश्य यह हुआ करता था कि भारत के लोग हमेशा कैसा महसूस करें, तो हमेशा अपने आप को महसूस करें कि वो बिल्कुल दीनहीन हो, उनका कोई इतिहास ही नहीं, उनकी संस्कृति कोई ही नहीं है, और नहीं तो उनके पास में समाज भी कोई है। एक नैरेटिव है। उसी तरह का दूसरा नैरेटिव हो जाता है, आपने ध्यान भी दिया होगा, खेती, कि खेती को पश्चिमी देशों ने बताया कि खेती कैसे हो सकती है। तो खेती में खूब खाद डालिए, नए नए बीज डालिए, खूब सिंचाई का उपयोग कीजिए, खूब कीटनाशक डालिए, इससे क्रांति आएगी। और वह क्रांति कौन सी होगी? हरित क्रांति उसका नाम दिया जाएगा, और वह हरित क्रांति होगी। यह एक नैरेटिव था। अब इस नैरेटिव के तहत उन्होंने क्या किया कि कुछ स्थानों पर कुछ ऐसे लेग्यूमिनस क्रॉप्स की खेती होती थी, जैसे बिहार में खेसारी की खेती होती थी, उस खेसारी के खेत को उन्होंने पूरी तरह से हटा दिया, वहाँ से हटा दिया पूरी तरह से, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और उसके एवज में उसका उद्देश्य क्या था कि वो जो पौधा था वो इतनी अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का फिक्सेशन किया करता था जिससे कि खेत को पूरे साल भर तक नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उसे कैसे हटाया? तो एक नैरेटिव इस्तेमाल करके। और वो नैरेटिव क्या था कि
इसे खाने से लाथ्रिज्म होता है। सभी लोगों ने समझा कि इससे हर्ज होता है और इसी कारण से इसे अब नहीं खाना चाहिए। तो ये नैरेटिव था, ये नैरेटिव उन्होंने चेंज किया। उसी तरह से उन्होंने नैरेटिव बनाया कि किसी को कोई स्मार्ट लगता है और कोई काम कर सकता है, तो कैसे काम कर सकता है? अंग्रेजी बोलकर काम कर सकता है। नहीं, जीनियस के लिए अंग्रेजी चाहिए भी नहीं। चीन के पास में कौन सी अंग्रेजी है जो ऐसे ऐसे उन्होंने टेक्नोलॉजी विकसित की है जो पश्चिमी देशों के भी आँख कान नाक काट सब कुछ काट देती है। तो ये एक नैरेटिव है। उसी तरह का एक नैरेटिव है कि भारतीय लोग सिर्फ अच्छे नौकर ही हो सकते हैं, वो बहुत अच्छे शासक नहीं हो सकते हैं, बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते हैं। तो ये नैरेटिव सेट करते हैं। उसी तरह का एक नैरेटिव सेटअप किया गया कि अब भारत के विरुद्ध किया जा रहा है और भारतीयता के विरुद्ध किया जा रहा है कि भारत के लोग बिल्कुल गए गुजरे होते हैं, बहुत बदसूरत होते हैं। कभी निक्सन ने ऐसी कुछ बात कही थी और पूरे के पूरे पश्चिमी देशों में खास कर और विशेष कर यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे नैरेटिव इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नैरेटिव परसेप्शन और नॉलेज मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है और इसी के सहारे पश्चिमी देश आपकी मानसिकता पर राज करते हैं। यह औपनिवेशवाद का सबसे ज्वलंत उदाहरण होता है जिसके सहारे वह पूरे देशों के ऊपर में राज करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो कुछ टॉपिक हो ही सकते हैं, लेकिन कुछ और भी आपके पास में टॉपिक हो सकते हैं। अब जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जैसे कि अभी हाल फिलहाल में कि यूएस स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप पे भारत के साथ में रहा है और इसके बावजूद अमेरिका ने क्या किया है, भारत के पानी में घुसकर, भारत के समुद्री सीमा में घुसकर कुछ न कुछ खुराफात किए हैं। अब क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर क्वाड का क्या रोल हो सकता है और क्या यह भारत अमेरिकी संबंधों के गहनता का या उनकी घनिष्ठता का हनन नहीं है? ऐसे प्रश्न वास्तविक रूप में डिफिकल्ट होते हैं और हो भी जाएंगे। हाँ, इन प्रश्नों का उत्तर इतना आसानी से दिया भी नहीं आ सकता है, लेकिन इसे संतुलित करने के लिए आप कह सकते हैं कि मैरीटाइम वाटर्स का इंटरप्रिटेशन अमेरिका के लिए हमेशा अलग रहा है और अमेरिका ने अनक्लॉस यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी को कभी साइन नहीं किया है। तो अमेरिका के लिए लॉ नहीं एग्जिस्ट करता है, वो है ही नहीं, इसका साइनेटरी नहीं है। इसके बावजूद है कि वह माइट इज़ राइट के आधार पर पूरी दुनिया में को नियंत्रित करने का काम करता है। तो लीगली अमेरिका इस स्थान पर सही हो सकता है, लेकिन अगर क्वाड के बारे में देखा जाए और क्वाड के फ्यूचर के बारे में देखा जाए तो क्वाड की स्थापना ही की गई है कि सभी देशों के बीच में स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल टाई और रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तो लॉ आपको हमेशा सही नहीं साबित करता है। सही आप कहाँ साबित होते हैं? सही उस स्थान पर साबित होते हैं जहाँ पर आप भावनाओं में, लोगों के दिलों पर राज करके आप काम करते हैं, उस जगह पर करते हैं। आप बहुत अधिक लॉजिक देंगे तो हो सकता है आपका संबंध ही खराब हो जाए, बहुत अधिक लीगलिटी का उपयोग करेंगे तो संबंध ही खराब हो जाए। और संभवतः अमेरिका ने कुछ ऐसे ही काम इस स्थान पर भी किए हैं या किया भी होगा। इस कारण से अमेरिका को यह सोच लेना चाहिए कि भारत के साथ उनका संबंध है वह सिर्फ लीगलिटी के आधार पर और मैरीटाइम बॉर्डर्स के लीगलिटी पर नहीं है, वो उससे कहीं कहीं अधिक है, क्योंकि इन दोनों देशों ने आगे आने वाले समय पर अपने सामरिक संबंधों को बरकरार करने और बहुत बेहतर करने पर उन्होंने कसम खाई है। और अभी पूरी दुनिया के लिए आवश्यकता भी है कि दोनों देश एक साथ में मिलकर एक तरह से ही काम करें। उसी तरह का एक रिसेंट क्वेश्चन हो सकता है, उससे संबंधित है कि ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ब्यूरोक्रेसी में जो लैटरल एंट्री हो रही है यह कितना ब्यूरोक्रेसी के लिए और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितना उपयुक्त हो सकता है और कैसे उपयुक्त हो सकता है। आप इसके ऊपर अपने मत दीजिए। तो उद्देश्य यह था कि इन प्रश्नों के सहारे, ऐसे कुछ कठिन प्रश्नों के सहारे आप उसे कैसे संतुलित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको एक आकार देना, आपको एक स्वरूप देना, जिससे कि आप इस रूप में सोचना शुरू कर दीजिए। और यही सोच आपको अंततः एक बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनने की प्रेरणा भी देती है और उस ओर अग्रसर भी करती है।